कांग्रेस की जड़ें इतनी कमजोर थी पिछले 2 बार से कि भाई कांग्रेस अपना उम्मीदवार को जिता नहीं पा रही थी। वर्तमान विधायक उमेश शर्मा काऊजी विधायक बने पहली बार, तो कांग्रेस की जड़ें जब मजबूत थी तभी वह कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने हैं। जनता जो है रायपुर की क्या बदलाव चाहती है 27 विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, रायपुर की जनता 2027 में बदलाव चाहती है और यहाँ जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं उनको 15 साल का लगभग उनका कार्यकाल हो गया है और अभी रायपुर की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं जस की तस है। क्योंकि जब मैंने वीरेंद्र रावत जी से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो जिताऊ होगा टिकाऊ को उसको टिकट मिलेगा, लेकिन हाँ जो और लोग मांग रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं करेगी पार्टी, उनके साथ भी हो सकता है मौका दे दे। तो क्या शैलजा जी की बात सिर्फ खोखली जैसे कि जो भाजपा की बातें होती हैं चुनाव के टाइम पे कुछ और जब बात आती वास्तविक तब कुछ और हो जाती है, ऐसा है? ऐसा वंशवाद परिवार कहीं नहीं दिखा देगा कि कोई किसी हमारे बड़े नेता का कोई पारिवारिक सदस्य बिल्कुल घरेलू व्यक्ति है और उसे टिकट मिल गया, ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व था, चाहे विधायक हों, चाहे गणेश गोदियाल जी हों, प्रीतम सिंह जी या तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरह के दारू वाले, शराब वाले, आपत्तिजनक गाने चल रहे थे, वहाँ पर सब डांस कर रहे थे। इतने गंभीर विषय पर ये सब करना क्या ठीक होता है? छात्रों का गूंज था, कांग्रेस का तो कार्यक्रम था नहीं, हो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था। तो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रमों में छात्रों का, जहाँ आप देखोगे कि अगर डिग्री कॉलेज में कोई छात्र नेता जीतता है तो यूनियन वीक मनाया जाता है, तो उसमें भी कलाकार आते हैं। तो इसी प्रकार से वो सामान्य घटना है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कई हदें पार की है इन मामलों में, अश्लीलता के मामले में। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब तक पीसीसी ही नहीं बनेगी तो कांग्रेस संगठन कैसे चुनाव लड़ेगा? चुनाव इतना नजदीक है, गणेश गोदियाल जी को भी लंबा समय हो गया अध्यक्ष बने हुए, पर अभी तक पीसीसी नहीं बनी, तो चुनाव कैसे जीता जाएगा? कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। सारा जिले अध्यक्ष की हमारी पूरी टीम खड़ी है, ब्लॉकों की है, बूथों की है। ये भी जल्दी आ जाएगी हमारी, इसमें भी कोई ज़्यादा समय लेंगे। और कांग्रेस इस बार बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व का कहना है सर्वे में जिसका नाम जिताओ कैंडिडेट के रूप में आएगा, पार्टी सर्वे करेगी कितनी ज़मीनी पकड़ कितनी है, इस सब का आधार बना के पार्टी ने इस बार टिकट देने का मन बनाया है। मान लीजिए कांग्रेस आपके हिसाब से या जो भी कार्यकर्ता उनके हिसाब से वापसी कर रही प्रदेश में, तो सीएम का चेहरा फिर आप किसे देखना चाहेंगे? मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के सीमा से बाहर का ये प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में। 27 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। इस बार विधायक जी ने कितना विकास किया, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ और रायपुर की जनता इस बार क्या मन में बनाकर बैठी है, इस बार जनता क्या चाहती है, और भी तमाम विषयों को लेकर के खुल करके हम बात करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस कार्यक्रम के हमारे आज के जो खास मेहमान बड़े ही खास हैं, जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं, जनता के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी से लगातार रायपुर की जनता के समक्ष अपने कर्तव्य को निर्वाह करते रहते हैं। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह नेगी, जिन्हें लोग प्यार से गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि इस समय प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हैं और रायपुर विधानसभा से लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। गुरुजी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस बार जनता जो है रायपुर की क्या बदलाव चाहती है 27 विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, रायपुर की जनता आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उत्तराखंड का, 2027 में बदलाव चाहती है। और यहाँ जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं उनको 15 साल का लगभग उनका कार्यकाल हो गया है और अभी रायपुर की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं जस की तस है। जैसे हम रिस्पना नदी को देखेंगे तो वर्षा ऋतु में रिस्पना नदी के दोनों तटों पर पक्की दीवारें न होने के कारण वहाँ घरों में पानी बह जाता है और लोग बरसात में जल आपदा से बहुत बड़ी मात्रा में रिस्पना के दाएं बाएं दोनों हिस्सों में प्रभावित होते हैं। तो उसका रोकथाम अनिवार्य था, परंतु वहाँ कोई ऐसे तटबंध नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण वहाँ का जो घनी आबादी क्षेत्र है वहाँ लोगों को बहुत समस्या है, बरसात में उनका जीना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे रायपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसका उच्चीकरण होना बहुत अनिवार्य है और वहाँ पर बहुत दबाव है। लगभग 500 ओपीडी प्रतिदिन की उस सरकारी हॉस्पिटल में है। उस हिसाब से वहाँ पर कोई जांच की मशीनें नहीं हैं, एडमिट होने के रूम्स नहीं हैं,
और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस हॉस्पिटल का बड़ा विकास बड़ा ज़रूरी है, पर 15 सालों से उस हॉस्पिटल में उस स्तर पे कोई काम नहीं हो पाया जितना कि वहाँ पर आबादी का दबाव है। गुरुजी, एक सवाल इसमें ये भी है कि भाई आप जिस तरह की समस्याएं बता रहे हैं कि ये समस्याएं मूलतः जनता के बीच में है, पर जो यहाँ के वर्तमान विधायक जो 3 बार लगातार विधायक हैं काऊ जी तो लेकिन हर वक्त जब भी लोग उनसे पूछते हैं कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्षेत्र में जितना विकास मैंने किया है उतना विकास 15 साल हो या उससे पहले किसी ने नहीं किया है, किसी कार्यकाल में नहीं दिखा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब वो इतने आत्मविश्वास से ये बात कह देते हैं कि भाई क्षेत्र में मैं लगातार विकास कर रहा हूँ, चौथी बार भी मैं ही रहूंगा यहाँ पर, तो फिर कांग्रेस किस तरह अपना वर्चस्व को यहाँ बनाएगी? देखिए, ये सब खोखले दावे हैं और यहाँ रायपुर में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। अभी उन गांव तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को घरों तक पहुंचने के वहाँ पर रास्ते नहीं हैं और एक गांव पूरी तरह से पलायन कर चुका है, भूतिया गांव हो चुका है। अखंड वाली भिलंग का एक मजरा है, उसका नाम है जामन खाल। तो यदि विकास हुआ होता, वहाँ रोड पहुंची होती है, तो एक समय में वो गांव बड़ा समृद्ध गांव मजरा होता था। वो जामन खाल में दोबारा उसका नाम दोहरा रहा हूँ। तो वहाँ तक इतना राजधानी का जो भवन है, विधानसभा भवन है, इतने नज़दीक है और इसी विधानसभा में, उसके बावजूद भी 10 किलोमीटर दूरी में मात्र एक गांव भूतिया गांव हो जाता है। तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। सरकार तो कह रही है भाजपा की, भाई हम पलायन आयोग बनाए हैं, हम पलायन होने नहीं देंगे, तो फिर पलायन कैसे हो रहा है? पलायन आयोग केवल फाइलों तक और कार्यालय तक सीमित हो गया है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और रायपुर की जनता पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी पे जो ये विधानसभा की सीट है, तो उनके विधायक और जो विकास कार्य नहीं हुए उससे परेशान होकर इस बार निश्चित तौर से जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस की जड़ों की रायपुर विधानसभा में, क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लगातार जनता के बीच भी रहते हैं, क्या रायपुर विधानसभा में कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत नहीं हो पाई जो पिछले 3 बार से विधायक जी जो हैं लगातार, पहले कांग्रेस से 1 बार और बाकी 2 बार भाजपा से, तो कांग्रेस का जो उनका विकल्प जब से वो भाजपा में गए, तो क्या विधायक जी का वर्चस्व इतना बड़ा है कि लोग उन्हें चुन रहे हैं, या कांग्रेस की जड़ें इतनी कमजोर थी पिछले 2 बार से कि भाई कांग्रेस अपना उम्मीदवार को जिता नहीं पा रही थी? देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब वर्तमान विधायक उमेश शर्मा काऊ जी विधायक बने पहली बार, तो कांग्रेस की जड़ें जब मजबूत थी तभी वह कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने हैं। और उसके बावजूद भी देखेंगे आज भी कांग्रेस पार्टी बड़ी रायपुर विधानसभा में मजबूत है और कोई भी कार्यक्रम होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो रायपुर से बड़ी अच्छी संख्या में संख्या निकलती है। और एक मैं तुलनात्मक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि जैसे आपने बताया था कि वर्तमान विधायक उमेश शर्मा काऊ जी का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है, मैं इसे आंकड़ों के आधार पर आपके साबित करना चाहूँगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इस लोकसभा चुनाव में रायपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 50 और 55 हज़ार के वोटों के अंतराल से जीतती है। और वो कैंडिडेट जीतता है जो कहीं दौरे पे यहाँ भ्रमण में क्षेत्र में नहीं आते हैं, महारानी राजलक्ष्मी शाह। और वहीं दूसरी ओर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उमेश शर्मा काऊ जी दोनों बार मात्र 30 और 35 हज़ार वोटों से जीते हैं। इसका मतलब वर्तमान विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है दोनों बार 15-20 हज़ार कम किया है, जबकि विधानसभा में वोट प्रतिशत भी अच्छा होता है। विधानसभा में लोग वोट प्रतिशत लोग ज़्यादा वोट करते हैं, पंचायतों में और ज़्यादा करते हैं। जितना छोटा चुनाव होता है उतना मत प्रतिशत ज़्यादा होता है और लोकसभा में मत प्रतिशत कम होता है। तो उसके बाद भी लोकसभा में मत प्रतिशत कम होने के बाद और जिस सांसद को मोम की गुड़िया कहा जाता है, जो क्षेत्र में कहीं नहीं दिखाई देती है, वो रायपुर में 55 हज़ार वोटों से 60 हज़ार वोटों से जीतते ही है। और वहीं उमेश शर्मा काऊ जी जिन्हें विकास पुरुष कहा जा रहा है, लोग कह रहे चौथी बार भी वो जीतेंगे, तो 20-20 हज़ार अंतर कम से जीत रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी यदि मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर 100% रूप से यह सीट कांग्रेस की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में जो है उम्मीदवार तो इस बार कई सारे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप तो हैं ही, उनमें से 2-3 और भी उम्मीदवार हैं। तो कैसे फैसला होगा कि अगर मान लीजिए किसी और को आपको जो है प्रत्याशी नहीं बनाया गया, मान लीजिए किसी और को वो कांग्रेस ने उनको दे दिया नेतृत्व करने के लिए, तो क्या जो हमारे महेंद्र सिंह नेगी जी हैं, गुरु जी हैं, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और दल में जाकर के चुनाव लड़ेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
ऐसा है, कांग्रेस एक बहुत पुराना संगठन है और टिकट मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है सबका, कोई भी मांग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं विश्वास जताता हूँ कि पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी ताकि ये सीट जीत सकें। मैं पूर्व में एक राजकीय अध्यापक भी रहा हूँ, शिक्षक वर्ग का मुझे बहुत अच्छा समर्थन है, उनके बीच में सक्रिय रहता हूँ। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, अधिवक्ता वर्ग का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहता है और साथ में मेरी सारे स्कूलिंग कॉलेजिंग इसी क्षेत्र से हुई है और बाल्यकाल से ही बाई बर्थ में इस विधानसभा में और बाल्यावस्था से ही समाज सेवा में लगा हूँ और काफ़ी अच्छा दायरा है। हर गांव में, हर मोहल्ले में परिचय है, बाई नेम लोग जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। इसके अलावा विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में भी सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित है। लेकिन एक सवाल इसमें, ये आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में, दरअसल आप जैसा बता रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से इतनी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अक्सर ये बात खुलकर के आती है कि भाई जब भी एक जो आपसी मतभेद है वो बहुत खुलकर दिखाई देता है। मान लीजिए किसी को टिकट हो जाए तो दूसरा जो उम्मीदवार है उसको वोटों काटने का या उसकी चीजों काटने का काम करता है, और यही बात जो है कांग्रेस प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई देती है। जब वो आपस में एक दूसरे पर लड़ रहे होते हैं, बयानबाजी कर रहे होते हैं, तो इससे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी, क्या आपको लगता है, मनोस्थिति कमजोर होती है? तभी शायद कांग्रेस जो है जितनी सीटें लानी चाहिए उतनी सीटें नहीं ला पाती जब ये लोग काट कर रहे होते हैं एक दूसरे की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो बड़े नेता में परस्पर विरोध है, यहाँ तक कि अपने वर्तमान रूलिंग विधायक सांसदों को भी उन्होंने उद्घाटन में नहीं बुलाया। कई जगह 2 लोकसभाओं में ऐसा हो चुका है, तो वहाँ तो कांग्रेस में तो इतना ज़्यादा नहीं है, उनके यहाँ तो ज़्यादा है सत्ता के कारण। और कांग्रेस इस बार बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व का कहना है सर्वे में जिसका नाम जिताओ कैंडिडेट के रूप में आएगा, पार्टी सर्वे करेगी और पिछले वर्षों से कैंडिडेट का जो पार्टी के प्रति योगदान, उनकी पकड़ कितनी, ज़मीनी पकड़ कितनी है, इस सब को आधार बना के पार्टी ने इस बार टिकट देने का मन बनाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पार्टी के इस दायरे में, खांचे में आता हूं और पार्टी निश्चित ही मेरे ऊपर दांव खेलेगी। शैलजा जी, अभी कुमारी शैलजा जी प्रभारी हैं जो कांग्रेस पार्टी की, वो अभी आई थी और उन्होंने 2 नियमों पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहला, एक तो जो भी महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अगर वो चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं तो कृपया करके वो अपने पद से इस्तीफा दें और चुनाव की तैयारी करें, और या फिर नहीं देना चाहते तो फिर शांति से अपने नेतृत्व को संभालें। इन्होंने एक बात कही। और दूसरा, उनका खास जोर था कि एक परिवार से एक टिकट होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई यशपाल आर्य जी हैं या फिर हरीश रावत जी हैं या और भी आपके प्रीतम सिंह जी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनके भाई भी चुनाव की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब हरीश रावत जी के यहाँ से 3-3 टिकटों की दावेदारी, उनके पुत्र भी टिकट मांग रहे हैं, अनुपमा जी भी, और रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई इनमें से 2-3 टिकट तो हो ही जाए। यशपाल आर्य जी के जो पुत्र हैं वो भी पिछले उम्मीदवार रहे। तो फिर कैसे जो मैनेजमेंट है कैसे बनेगा? क्योंकि जब मैंने वीरेंद्र रावत जी से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो जिताऊ होगा, टिकाऊ को, उसको टिकट मिलेगा, लेकिन हाँ, जो और लोग मांग रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं करेगी पार्टी, उनके साथ भी हो सकता है मौका दे दे। तो क्या शैलजा जी की बात सिर्फ खोखली, जैसे कि जो भाजपा की बातें होती हैं चुनाव के टाइम पे कुछ और जब बात आती वास्तविक तब कुछ और हो जाती है, ऐसा है यहाँ पे? नहीं, जो हमारी सम्मानित प्रभारी जी हैं कुमारी शैलजा जी, वो इस राज्य में केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में ऑब्जर्वर हैं, तो उन्होंने कोई केंद्रीय नीति के अंतर्गत ही ये बात कही होगी। और जो ये आप वंशवाद, परिवारवाद बात कह रहे हैं, तो इनमें से तो कई ने अपने व्यक्तित्व या अपने कार्यों से पूर्व में विधायक भी रहे हैं। अगर वो किसी परिवार के, जैसे आप यशपाल आर्य जी के पुत्र की बात कर रहे हैं, तो संजीव आर्य जी तो पहले विधायक रह चुके हैं, उनका जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। वो तो स्वयं आधार में, NSUI में, यूथ कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, संगठन का उनका अनुभव रहा है। इसी प्रकार से हरीश रावत जी की जो सुपुत्री हैं श्रीमती अनुपमा जी, हाँ, विधायक हैं हरिद्वार ग्रामीण से, तो वो भी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम किया और राष्ट्रीय महासचिव भी रही हैं, विधायक भी रही हैं। तो वो अपने योग्यता से, अपने कार्य से, संगठन से ऐसा वंशवाद, परिवार कहीं नहीं दिखाई देगा कि कोई किसी हमारे बड़े नेता का कोई पारिवारिक सदस्य बिल्कुल घरेलू व्यक्ति है और उसे टिकट मिल गया हो, ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस में यदि कहीं परिवार के सदस्यों को टिकट मिला भी है तो उनका पार्टी में योगदान है, बचपन से वो भी जुड़े। यदि उनके पिता कांग्रेस में हैं और वो भी बाल्यकाल से ही NSUI, यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस बॉडी में काम किया है, समय दिया है, जीवन दान दिया है, तो और उनके क्षेत्र में पकड़ है और जिताव भी, और वो जीत के आए भी हैं, उन्होंने अपने को स्थापित भी किया। जैसे कि
अभी देहरादून में राहुल गांधी कार्यक्रम था, तो भाजपा के कई लोग ये कह रहे थे कि भाई कार्यक्रम इतना संदिग्ध था, इतना गंभीर विषय था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व था, चाहे विधायक हों, चाहे गणेश गोदियाल जी हों, प्रीतम सिंह जी या तमाम लोग जो हैं, अलग अलग तरह के दारू वाले, शराब वाले, आपत्तिजनक गाने चल रहे थे, वहां पर सब डांस कर रहे थे। इतने गंभीर विषय पर ये सब करना क्या ठीक होता है? भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे थे। देखिए, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम था और कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले आदरणीय राहुल गांधी जी के आने से पहले जो एंकर होते हैं वो, चूंकि छात्रों का गूंज था, कांग्रेस का तो कार्यक्रम था नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था। तो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम में छात्रों का, जहाँ आप देखोगे कि अगर डिग्री कॉलेज में कोई छात्र नेता जीतता है तो यूनियन वीक मनाया जाता है, तो उसमें भी कलाकार आते हैं। तो इसी प्रकार से वो सामान्य घटना है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया। अगर राष्ट्रीय स्तर में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कई हदें पार की है इन मामलों में, अश्लीलता के मामले में। तो ऐसा कोई वहाँ कोई अश्लीलता नहीं हुई है। सामान्य खुशी प्रदर्शन, खुशी प्रकट करना कोई बहुत अपराध नहीं है, और ऐसा कोई अश्लीलता मेरी दृष्टि से वहाँ पर नहीं हुई है। ये तिल का ताड़ भारतीय जनता पार्टी उस दिन की जो भीड़ को देख के बौखला गई, क्योंकि बारिश, घनघोर बारिश, सामान्य बारिश भी नहीं थी, घनघोर बारिश को के बावजूद भी हजारों की संख्या में वहाँ पर नौजवान छात्र आए, और हजारों की संख्या में जब स्थान वहाँ पर उनके लिए खड़े होने का स्थान तक नहीं रहा, तो बाहर सड़कों तक में फैले रहे। इतना सफल कार्यक्रम देख के भाजपा बौखला गई है। अच्छा, जैसे कि एक सवाल ये भी है कि अभी वर्तमान जो विधानसभा का माहौल है, तो जनता के हिसाब से जब जनता के बीच जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर काऊ जी को टिकट होता है तो जनता जो है फिर किसी और विकल्प को तलाशेगी। तो भाजपा से अगर किसी और को टिकट हो जाता है, मान लीजिए काऊ जी की जगह किसी अन्य व्यक्ति की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो गई, इनको टिकट हो गया, तो क्या लगता है वो टक्कर जो है कांग्रेस क्या दे पाएगी उस व्यक्ति को भी, उम्मीदवार को? यहाँ इस अगर विधानसभा की हम बात करें, या काऊ जी निर्दलीय कहीं लड़के कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, किसे टिकट देते किसे नहीं देखते। कांग्रेस की चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने सभी BLA पूरे बूथों में बना दिए हैं, और सदस्यता अभियान भी कांग्रेस का जारी है, और पदाधिकारियों की जो वार्ड से लेके, मंडलम से लेके, ब्लॉक से लेके सारा संगठनात्मक ढांचा चुनाव की तैयारी में पूरा हो चुका है। लेकिन आपकी में अगर मैं बात करूं, जैसे चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव से कुछ महीने शेष रह गए, लेकिन फिर भी मेन जो सबसे बड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब तक PCC नहीं बनेगी तो कांग्रेस संगठन कैसे चुनाव लड़ेगा? चुनाव इतना नजदीक है, गणेश गोदियाल जी को भी लंबा समय हो गया अध्यक्ष बने हुए, पर अभी तक PCC नहीं बनी, तो चुनाव कैसे जीता जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा 2-3 सालों तक 5 और 6 मंत्रियों का स्थान रिक्त दिखाई दिया, ठीक है ना, जबकि सरकार बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पूरा राज्य को संचालन करना होता है, और कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। सारा जिले अध्यक्ष की हमारी पूरी टीम खड़ी है, ब्लॉकों की है, बूथों की है, ये भी जल्दी आ जाएगी हमारी लिस्ट, इसमें भी कोई ज़्यादा समय लेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि भाई अगर मान लीजिए कांग्रेस आपके हिसाब से, या जो भी कार्यकर्ता उनके हिसाब से वापसी कर रही प्रदेश में, तो CM का चेहरा फिर आप किसे देखना चाहेंगे? ये भी मेरा व्यक्तिगत, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। कई लोग कह रहे हैं कि भाई प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह जी, कौन आपको लगता है कौन एक चेहरा हो सकता है? मेरा व्यक्तिगत मत इसमें कोई मायने नहीं रखता। ये तो जब कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, तो उसके बाद जो हमारा दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है और बड़े नेतृत्व, उनके स्तर का विषय है। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के सीमा से बाहर का ये प्रश्न है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में गुरुजी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि जनता जो है रायपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या चाहती है। 27 के विधानसभा चुनावों में क्या परिणाम होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।